तो चले बेटा, हमने कल के लेक्चर में आपको सेक्स डिटर्मिनेशन में बोला था, तो सेक्स डिटर्मिनेशन में सबसे पहले हमने एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन बेटा स्टडी किया था, अगर आपको याद होगा। तो एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद फिर हमने हार्मोनल सेक्स डिटर्मिनेशन को स्टडी किया, अगर आपको याद होगा। और उसके बाद बेटा हमने आपको नॉन एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन और एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाई थी, जहां पे मैंने आपको बेटा पढ़ाया था एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन में मैंने आपको पढ़ाया था, वहां पे एक्स 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 वाई सेक्स डिटर्मिनेशन स्टडी हुई थी। उसके बाद बेटा एक्स जीरो एक्स 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 जीरो स्टडी हुआ था। फिर बेटा जेड डब्ल्यू जेड जेड स्टडी हुआ था, और फिर जेड जीरो जेड जेड स्टडी हुआ था, जो मैंने आपको कल के लेक्चर में पढ़ाया था। तो आज के लेक्चर में बेटा हम एक और पॉइंट की ओर आएंगे, जो इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन। और आज के लेक्चर में अब हम देखेंगे कि ये हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, और ये भी बेटा आपके सिलेबस में है और बहुत अच्छी तरह से आपकी नई टेक्स्ट बुक में इसके बारे में लिखा है, हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए बेटा, इस सेक्स डिटर्मिनेशन में अब क्या होता है, अभी इसका स्लाइड भी आपके सामने शेयर हो जाएगा। इसमें बेटा एक सेक्स जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, और दूसरा सेक्स जो इसमें होता है वो डिप्लॉयड होता है। सो दैट मींस कि एक में क्रोमोसोम नंबर n होता है और दूसरे में क्रोमोसोम नंबर 2n होता है। सो एक सेक्स इसमें बेटा हैप्लॉइड होता है और दूसरा सेक्स इसमें बेटा डिप्लॉयड होता है। अब अगर हम बेटा यहां पे एग्जांपल लेंगे जो आपके बेटा नीट के एंट्रेंस के सिलेबस में भी है, दैट्स हनी बी। अगर आप हनी बी को स्टडी करोगे बेटा, इनमें जो मेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, और इनकी जो फीमेल्स होती है बेटा वो डिप्लॉयड होती है। और अगर हम इनका क्रोमोसोम नंबर देखेंगे, मेल्स में बेटा 16 क्रोमोसोम नंबर होता है और फीमेल्स में बेटा 32 क्रोमोसोम नंबर होता है। सो दैट मींस कि बेटा अगर हम हनी बी में देखेंगे, इसमें क्लासिकल एग्जांपल है हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन की। अगर यहां पर मेल को बनना है वो जरूरी हैप्लॉइड होना चाहिए। वो कैसे बनेगा वो हम अभी आगे देखेंगे। और फीमेल बेटा तब बनेगी जब फीमेल में बेटा डिप्लॉयड कंडीशन आएगी। सो दैट मींस यहां पर फीमेल में 32 क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल में 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। सो इसी किस्म की सेक्स डिटर्मिनेशन को हम हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। जैसे आपने कल बेटा देखा था एक्स 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 वाई सेक्स डिटर्मिनेशन, वहां पर फीमेल क्या थी एक्स एक्स, मेल क्या था एक्स वाई। यहां पर बेटा अब अगर मेल बनना है तो वो जरूरी हैप्लॉइड होना चाहिए, और अगर फीमेल बननी है तो वो जरूरी बेटा डिप्लॉयड होनी चाहिए। तो इसी सेक्स डिटर्मिनेशन को हम हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। तो इसके लिए बेटा अब आपके बोर्ड के सामने, अभी स्क्रीन के सामने, अब बेटा आपके सामने यहां पे स्क्रीन शेयर हो जाएगा। तो चलिए बेटा देख लीजिए अब हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइमेनॉप्टेरन टाइप। इस पे नजर रखिएगा बेटा, जहां मैं एनसर्कल कर रहा हूं ना बेटा, इस पे आपको नजर रखनी है। नहीं तो बेटा आपको लगता है कि नोट लेंथी है, सर हमें बहुत ज्यादा लेंथी नोट दे रहे हैं। नहीं बेटा, मैं कहां आपको बोल रहा हूं कि आपको ये सब कुछ पढ़ना है। जहां जहां मैं एनसर्कल कर रहा हूं आप बेटा स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, और जब आप स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेंगे उसके बाद बेटा आपको खाली वही चीज याद रखना है जिसको मैंने एनसर्कल किया है, बाकी हराम है बेटा पढ़ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइमेनॉप्टेरन टाइप। देखिए हाइमेनॉप्टेरन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि जो हनी बी है ये एक इंसेक्ट है, और बेटा क्लास इंसेक्टा में बहुत सारे ऑर्डर आते हैं, और हनी बी क्लास इंसेक्टा में एक ऑर्डर में आती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज हाइमेनॉप्टेरा। सो हनी बी बेटा इंसेक्ट्स में एक ऑर्डर में आती है जिस ऑर्डर का नाम है हाइमेनॉप्टेरा। इसीलिए बेटा इसको हम कभी कभी एक नाम देते हैं हाइमेनॉप्टेरन टाइप। लेक्चर पे नजर रखना बेटा। इट इज फाउंड इन हनी बी, ये तो बेटा आपके सिलेबस में है। तो हनी बी को आप बेटा यहां पे एनसर्कल करेंगे। आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा हाइमेनॉप्टेरन सेक्स डिटर्मिनेशन किसको कहते हैं, तो आंसर आना चाहिए हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन। जैसे मैंने कहा था लाइगियस टाइप हम एक्स 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 वाई को कहते हैं, प्रोटीनर टाइप हम बेटा शाबाश एक्स 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 जीरो को कहते हैं। इसी तरह हाइमेनॉप्टेरन आप किसको कहोगे बेटा, शाबाश हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन। और इसमें आपको बेटा एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, एंड दैट्स हनी बी। उसके बाद फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड, ये जरूरी पॉइंट नहीं है, इन हनी बीज द फीमेल्स हैव डिप्लॉयड। इस पे बेटा आप नजर रखना, फीमेल्स जो होती है हनी बी की उनमें डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स होते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा है, उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं 32। आपकी जो नई टेक्स्ट बुक है उसमें इसको लिखा है
एंड ड्रोन्स और मेल्स, बेटा शाबाश, इनके मेल्स को हम क्या कहते हैं? ड्रोन्स। दे आर हैप्लॉइड, और इनमें क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 16। इस पॉइंट पे बेटा आप एंट्रेंस के लिए नजर रखोगे, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और दावेदारी भी नीट की करेगा। सो हनी बी में जो फीमेल्स होते हैं उनमें 32 क्रोमोसोम्स होते हैं और वो डिप्लॉयड होते हैं, और जो मेल्स होते हैं उनमें खाली 16 क्रोमोसोम्स होते हैं क्योंकि वो हैप्लॉइड होते हैं। उसके बाद बेटा फीमेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, जो हनी बी की फीमेल्स होती है वो दो किस्म की होती है, क्वीन एंड वर्कर्स। सो जब बेटा आप बायोलॉजी वेलफेयर स्टडी करते हो, वहां पे बेटा आपको वहां सेरिकल्चर जो है, या बेटा सॉरी बेटा आपका एपिकल्चर वहां पर है। एपिकल्चर मींस रियरिंग ऑफ हनी बीज, और हनी बीज जो है ये कॉलोनीज में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, और इनकी कॉलोनीज में 3 किस्म के बेटा शाबाश हनी बी होते हैं। वन इज कॉल्ड एज क्वीन, ये आमतौर बेटा एक होती है कॉलोनी में 60,000 to 80,000 हनी बीज रहते हैं, और इसमें एक क्वीन रहती है आमतौर। और उसके बाद बेटा इसमें वर्कर्स होते हैं और बेटा ड्रोन्स होते हैं। जो क्वीन और वर्कर्स होते हैं ये बेटा हमेशा फीमेल्स होती है, और जो ड्रोन्स होते हैं ये क्या होते हैं? मेल्स। सो आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि एक हनी बी की कॉलोनी में हमें कितने किस्म के शब्द बेटा वहां पे हनी बीज मिलती है, 3 किस्म की, क्वीन, वर्कर्स एंड ड्रोन्स। क्वींस बेटा फीमेल्स, वर्कर्स भी फीमेल्स, और ड्रोन्स बेटा मेल्स। फिर क्वीन और वर्कर्स में क्या फर्क है अगर ये दोनों फीमेल्स है, वो हम अभी आगे देखेंगे। द फीमेल विच फेड ऑन रॉयल जेली, जो बेटा फीमेल रॉयल जेली खाती है वो क्वीन में तब्दील हो जाती है। समझ में आ गया क्यों? एक लंबी कहानी है, गोली मारो, आपको क्या करना, आम खाओ पेड़ मत गिनो, एंट्रेंस स्टडी कर रहे हो। द फीमेल्स, जो फीमेल्स बेटा, जो फीमेल लार्वा रॉयल जेली खाने में कामयाब हो जाता है वो आगे जाके क्या बनता है? क्वीन। और जो क्वीन जो होती है ये बेटा फर्टाइल होती है। इस पॉइंट पे आप नजर रखेगा कि जो क्वीन होती है एक तो फीमेल है और ऊपर से फर्टाइल होती है, एंड वर्कर्स आर सिटराइल। इस पॉइंट पे आप नजर रखोगे। तो जब बेटा अब यहां पर आपने देखा, चाहे क्वीन हो चाहे वर्कर्स हो, दोनों फीमेल्स होती है, दोनों डिप्लॉयड होते हैं, पर फर्क ये कि जो क्वीन होती है वो बेटा फर्टाइल होती है। दैट मींस उसमें रिप्रोडक्शन करने की सलाहियत होती है, बच्चे पैदा करने की, एग लेइंग की सलाहियत होती है। मगर जो बेटा आपके वर्कर्स होते हैं वो हमेशा सिटराइल होते हैं। दैट मींस उनमें एग लेइंग पावर नहीं होता है, वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सो फिर अल्लाह पाक ने इनकी कॉलोनीज में क्यों वर्कर्स रखे होते हैं? वर्कर्स का मेन काम होता है कि ये बेटा शाबाश बी हाइव बनाते हैं, और शाबाश बेटा ये क्या करते हैं? ये वर्कर्स बेटा जो फ्लावर्स है, फ्लावर्स से अब ये क्या करते हैं? नेक्टर लाते हैं, और यही बेटा आगे जाके हनी भी बनाते हैं। उसके बाद द क्वीन प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड एग्स। ये तो बेटा आपको पता है कि जो क्वीन है ये बेटा फर्टाइल है, डिप्लॉयड है, और जब ये मियोसिस करेगा तो शाबाश ये बनाएगा ना एन हैप्लॉइड एग्स। Our haploid male bees produce haploid sperm। जो मेल्स होते हैं बेटा, मैंने अभी आपको कहा कि जो ड्रोन्स होते हैं दे आर मेल्स, और ये ड्रोन्स भी बेटा फर्टाइल होते हैं। सो आपको आज के बाद याद रखना है कि जब हम कॉलोनी बेटा देखते हैं हनी बी की, इसमें क्वींस बेटा और वर्कर्स होते हैं विच आर फीमेल्स, दोनों डिप्लॉयड होते हैं, मगर बेटा फर्टाइल खाली कौन होती है? क्वीन। रिप्रोडक्शन खाली कौन दिखाएगी? क्वीन। और उसके बाद जो ड्रोन्स होते हैं जिनको हम मेल्स कहते हैं, ये ड्रोन्स बेटा हैप्लॉइड होते हैं, मगर ये भी फर्टाइल होते हैं, क्योंकि बेटा आपको पता है ये छना रिप्रोडक्शन कार्य बिटवीन द मेल एंड फीमेल। रिप्रोडक्शन में बेटा पार्टिसिपेट करती है क्वीन एज अ फीमेल, और मेल बेटा ड्रोन जो हैप्लॉइड होता है वो फर्टाइल होता है, वो भी पार्टिसिपेट करता है किसमें बेटा? रिप्रोडक्शन। पर एक क्वेश्चन अब यहां पर है जहां पर बेटा नीट की दावेदारी है, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में भी बेटा इस पॉइंट को लिखा है, जो ड्रोन्स है। अब आप क्वेश्चन करोगे सर ड्रोन हैप्लॉइड है, और जब ड्रोन मियास बेटा स्पर्म्स बनाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा, आपको पता है ना कि स्पर्मेटोजेनेसिस में बेटा मियोसिस होता है। सर क्या जब ड्रोन मियोसिस करेगा, सर जब ड्रोन स्पर्म्स बनाएगा, जब ड्रोन स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा, क्या ये मियोसिस दिखा सकता है? ये क्या मियोसिस हुई थी?
क्योंकि बेटा ड्रोन हैप्लॉइड है, ये कहते हैं मियोसिस है, कहते हैं क्रोमोसोम नंबर n/2, इसीलिए बेटा ये वाहिद तरीन जानवर है। गौर से देखिएगा, ड्रोन्स मेल्स समझ में आ गया, ना हैप्लॉइड, जो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम बजाय मियोसिस के माइटोसिस दिखाते हैं, इसलिए इनके स्पर्म्स और क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है, सेम। सो आज के बाद अगर आपको एंट्रेंस में क्वेश्चन आएगा कि किन जानवरों में या किन ऑर्गेनिजम्स में मियोसिस नहीं होती है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, तो आंसर देना बेटा हनी बी में, ड्रोन्स में, मेल्स में, क्योंकि वहां पे वो नेचुरली क्या होते हैं, हैप्लॉइड क्यों होते हैं वो अभी स्टडी करेंगे। और इसलिए बेटा उनके स्पर्मेटोजेनेसिस में मियोसिस हो ही नहीं सकती है, वो बेटा शाबाश हैप्लॉइड स्पर्म्स में माइटोसिस दिखाते हैं रादर देन मियोसिस। इस पॉइंट पे बेटा आप नजर रखेंगे नीट पे, इस पे भी मैंने अनसर्कल किया। यूनियन ऑफ एग विद स्पर्म गिव राइज टू डिप्लॉयड लार्वा व्हिच बिकम्स फीमेल। तो अब बेटा आपको पता होनी चाहिए कि जब हनी बी में फर्टिलाइजेशन होगी तो फीमेल जो है वो एग देगी और मेल बेटा स्पर्म देगा, और जब ये फ्यूज हो जाएंगे तो ये डिप्लॉयड बनेगा, और जब ये डिप्लॉयड बनेगा सो दैट मींस ये हमेशा क्या बनेगी, फीमेल। आज के बाद बेटा अगर आपको नीट में क्वेश्चन आएगा कि अगर हनी बी में सेक्सुअल प्रोडक्शन हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रही है, वहां से फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा, अल्लाह पाक की कसम, ये जाइगोट जो है, ये लार्वा जो है, ये हमेशा फीमेल्स बनेगी, क्योंकि जाइगोट डिप्लॉयड बनेगा ना। और बेटा जब डिप्लॉयड कंडीशन आती है किसमें बेटा, शाबाश हनी बी में, तो वो हमेशा क्या होती है, फीमेल। फिर क्वेश्चन उठेगा ना, सर ये ड्रोन्स कैसे बनेंगे, ये हैप्लॉइड मेल्स कैसे फिर बनेंगे, ये तो सेक्सुअल प्रोडक्शन से बन नहीं सकते, फिर ये कैसे बनते हैं, ये बनते हैं एक फिनोमिना के जरिए, एंड दैट्स कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस, जो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा सिखाने जा रहा हूं। तो चले बेटा, हाइमेनोप्टेरन इस स्लाइड में आप याद रखेंगे, हनी बी आप याद रखेंगे इस स्लाइड में, शाबाश फीमेल्स आर डिप्लॉयड ये आप याद रखेंगे, उनमें 32 क्रोमोसोम्स है, मेल्स जो है दैट आर कॉल्ड एज ड्रोन्स, उनमें खाली 16 क्रोमोसोम्स है और वो हैप्लॉयड है। फीमेल्स दो किस्म की होती है, क्वीन एंड वर्कर्स, क्वीन फर्टाइल होती है और वर्कर्स स्ट्राइल होते हैं। उसके बाद बेटा आपको याद रखना पड़ेगा कि जो ड्रोन्स है वो शाबाश बेटा मेल्स होते हैं एंड दे आर हैप्लॉइड, और वो जब भी स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं वो उसमें मियोसिस नहीं दिखा सकते, वो माइटोसिस के जरिए स्पर्म्स बनाते हैं। इस पॉइंट पे आप बेटा इन स्लाइड्स पे नजर रखिएगा जहां जहां आंसर को हुआ, बस बाकी कुछ नहीं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी। तो चलिए बेटा अब आपके सामने एक नेक्स्ट स्लाइड आ रहा है। इससे पहले कि बेटा हम इस स्लाइड को डिस्कस करें, अब मैं यहां पर आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूं। सपोज बेटा ये अब हनी बी है, प्लीज बेटा नजर रखिएगा बराबर, ये तो बड़ जबरदस्त नजर था हुई, ये हनी बी है। अब बेटा चलिए ये फीमेल है और ये फीमेल है, तो लॉजिकली बेटा अगर हम देखेंगे क्वीन है ये, और क्वीन मैंने अभी आपको कहा कि ये फर्टाइल है और ये डिप्लॉयड है, और जब ये क्वीन बेटा शाबाश oogenesis करेगी तो oogenesis में इसमें बेटा अब एग्स बनेंगे, और वो एग्स क्या होंगे बेटा, हैप्लॉइड, क्योंकि ये बाज़ाब्ता मियोसिस दिखाएगी। उसके बाद बेटा अब यहां से हनी बी है, और ये हनी बी जो है ये ड्रोन है, और ड्रोन आपको पता है बेटा ये मेल है, और ये भी आपको पता है कि ये फर्टाइल है, मगर इसमें बेटा शाबाश जो क्रोमोसोम नंबर है ये हैप्लॉइड है ना, एम। सो जब ये हैप्लॉइड है तो लॉजिकली जब ये स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस में मियोसिस नहीं दिखाएगा, ये डायरेक्टली बेटा माइटोसिस दिखाएगा। सो ये माइटोसिस के जरिए अब बेटा यहां पे स्पर्म बनाएगा। अब जरा गौर से देखिएगा, जब ये ड्रोन हनी बी के साथ मेट करेगा और उस टाइम बेटा अब हनी बी जो है वो एग्स ले करेगी जो हैप्लॉइड है, और अब अगर ये स्पर्म, क्योंकि बेटा ये स्पर्म है ना, ये यहां से एग है ना, सो जब ये स्पर्म बेटा इस एग के साथ मिलेगा, आज बनना बेटा 2n हो गई ना फर्टिलाइजेशन, यहां पे सेक्सुअल प्रोडक्शन हुई ना, और इस फर्टिलाइजेशन के जरिए जो जाइगोट अब जनरेट हुआ, ये जाइगोट आगे जाके डिवाइड करेगा। शाबाश, पहले मॉर्ला बनेगा, मॉर्ला के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट के बाद गैस्ट्रोला बनेगा, और गैस्ट्रोला के बाद बेटा शाबाश ये लार्वा बनेगा, और ये लार्वा आगे जाके फीमेल बनाएगा, क्योंकि फीमेल्स हमेशा क्या होती है, डिप्लॉयड। फिर बेटा ये फीमेल अगर जेली खाएगी, रॉयल जेली खाएगी, तो ये क्वीन में तब्दील हो जाएगी, और अगर ये लार्वा बेटा रॉयल जेली लगातार नहीं खा पाएगा तो ये फीमेल वर्कर बनती है, और ये वर्कर जो होते हैं ये स्ट्राइल होते हैं, इनका रोल रिप्रोडक्शन में कुछ भी नहीं होता है। सो हनी बी की कॉलोनीज में रिप्रोडक्शन का रोल क्वीन का होता है और ड्रोन्स का होता है।
सो वर्कर्स बेटा एक तो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं कॉलोनी में, वर्कर्स बेटा शाबाश बी हाइव के लिए होते हैं, और वर्कर्स बेटा नेक्टर कलेक्ट करते हैं फ्रॉम फ्लावर्स। उसके बाद बेटा जो एग अब मिला किसके साथ बेटा, स्पर्म के साथ, ये 2n बनाना, फर्टिलाइजेशन हुई ना और n बना, मगर कुछ एग्स जो बेटा अनफर्टिलाइज रहे, ये मन में गई बेटा फर्टिलाइजेशन, और कुछ एग्स जो बेटा अनफर्टिलाइज रहे, यही एग्स बेटा अल्लाह पाक की कसम पार्थनोजेनेसिस के जरिए, याद रखो बेटा इस फिनोमिना को, पार्थनोजेनेसिस के जरिए बेटा ड्रोन्स में तब्दील हो जाते हैं, और यही ड्रोन्स बेटा शाबाश आगे जाके क्या बनते हैं, मेल्स। सो जो बेटा मेल्स होते हैं वो बनते हैं फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स, उनके साथ स्पर्म फ्यूज नहीं करती है, और यहां पे अनफर्टिलाइज्ड एग्स बेटा पार्थनोजेनेसिस के जरिए डेवलप होते हैं इनटू द ड्रोन्स, एंड दोस ड्रोन्स आर मेल्स, देयरफॉर बेटा मेल्स आर हैप्लॉइड। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं, हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन में सारे बच्चे बेटा याद रखेंगे कि यहां पे जो ड्रोन्स होते हैं, जो मेल्स होते हैं, वो क्यों हैप्लॉइड होते हैं बेटा, क्योंकि वो डायरेक्टली उठते हैं फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड पार्थनोजेनेसिस, और इस किस्म की पार्थनोजेनेसिस को हम नाम देते हैं आरहेनोटोकी। इस पे भी बेटा आप नजर रखेंगे, ये भी बेटा अभी मैं स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। सो जब बेटा पार्थनोजेनेसिस के जरिए विदाउट द फ्यूजन ऑफ गेमीट्स कोई और बेटा मेल्स बनेंगे, ये तो बने ना मेल्स पार्थनोजेनेसिस के जरिए, इस किस्म की पार्थनोजेनेसिस को हम आरहेनोटोकी कहते हैं। अगर पार्थनोजेनेसिस से बेटा फीमेल्स उठेंगी तो एट दैट टाइम वी कॉल दैट एज दिलाइटोकी, और अगर मेल्स भी पार्थनोजेनेसिस के जरिए बनेंगे, फीमेल्स भी पार्थनोजेनेसिस के जरिए बनेंगे, एट दैट टाइम वी कॉल इट एज एम्फिटोकी। पर ये ना बेटा पार्थनोजेनेसिस के जरिए खाली यहां पे बेटा मेल्स बनते हैं ना, ड्रोन्स मेल्स बनते हैं जिनको हम ड्रोन्स नाम देते हैं। जब बेटा पार्थनोजेनेसिस के जरिए खाली मेल्स बनेंगे, फीमेल्स नहीं बनेंगे, सच टाइप ऑफ पार्थनोजेनेसिस कॉल्ड एज आरहेनोटोकी। बस बेटा इस स्लाइड में जो मैंने आपको यहां पे मैनुअल स्लाइड दिखाया, हाथ से मैंने इसको बनाया, इसमें बेटा अब आपको एक थंब रूल याद रखना पड़ेगा कि हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन दैट्स आल्सो कॉल्ड एज हाइमेनोप्टेरन दैट इज फाउंड इन हनी बी, जो आपके सिलेबस में भी है, यहां पे आपको याद रखना पड़ेगा कि जब क्वीन एग्स ले करती है, जिन एग्स के साथ स्पर्म मिलता है, आज गए ना फर्टिलाइजेशन, सो फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल प्रोडक्शन के जरिए खाली यहां पर बेटा फीमेल्स बनती है, देयरफॉर फीमेल्स आर डिप्लॉयड एंड दे मे बी क्वीन और वर्कर्स। मगर जो एग्स अनफर्टिलाइज्ड होते हैं वो बेटा जाया नहीं होते हैं, वो बेटा ड्रोन्स में तब्दील हो जाते हैं विदाउट द बेटा फ्यूजन ऑफ गेमीट्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड पार्थनोजेनेसिस, एंड दैट टाइप ऑफ पार्थनोजेनेसिस इन व्हिच मेल्स आर arise from directly from unfertilized egg, such type of parthenogenesis is called as आरहेनोटोकी। ये बेटा याद था, इसमें बेटा क्वेश्चन आ सकता है। तो चले बेटा अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब मैं आपके साथ बेटा शाबाश एक और स्लाइड शेयर करने जा रहा हूं, इस पे आप बेटा नजर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डायरेक्टली बेटा मैंने टेक्स्ट बुक से ये पैरा उठाया और आपके स्क्रीन पे बेटा मैंने इसको डाल दिया। जो इनके पास पुरानी टेक्स्ट बुक है उनके पास ये नहीं होगा, क्योंकि पुरानी टेक्स्ट बुक में बेटा ये पैरा नहीं लिखा है, और जो नई टेक्स्ट बुक है उसमें बाज़ाब्ता ये पैरा लिखा गया है। तो वो बेटा असल पॉइंट नजर आए। The sex determination in honeybee is based on the number of sets of chromosomes an individual receives. An offspring formed from the beta union of sperm and egg develops as a female, whether queen or worker. And an unfertilized egg develops as a male drone by means of parthenogenesis, and that type of parthenogenesis is called as आरहेनोटोकी। इस पॉइंट पे बेटा आप पूरा नजर रखेंगे इस पैरा पे, क्योंकि ये पैरा डायरेक्टली मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से ही उठाया है। तो टेक्स्ट बुक से है तो इस पैरा को आपको बेटा सीधे मग करना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। This means that the males have half the number of chromosomes than that of female. The females are diploid having 32 chromosomes. इस पे नजर रखना, टेक्स्ट बुक ने लिखा है, and males are haploid having 16 chromosomes. This is called as haplodiploid sex determination system and has special characteristic feature such as, बेटा टेक्स्ट बुक ने लिखा है, यहां पे नजर रखना, such as males produce sperm by mitosis. बेटा आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि किस सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल्स जो है जो बेटा प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स बाय माइटोसिस, नहीं तो स्पर्म्स हमेशा बेटा जब भी स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वहां पे क्या ऑपरेशनल होता है, मियोसिस, मगर यहां पे क्या ऑपरेशनल है, माइटोसिस। तो ये बेटा दावेदारी यहां पे नीट की कर सकता है, इस पॉइंट पे आप नजर रखिएगा।
उसके बाद बेटा एक इंतहाई खूबसूरत पॉइंट जो है, जो आपकी टेक्स्ट बुक ने लिखा है, इस पे बेटा नजर रखिएगा। ये क्वेश्चन बेटा दावेदारी कर सकता है, क्योंकि ये नई टेक्स्ट बुक में बेटा आपका लिखा है। ये एक एडिशनल पॉइंट है जो पुरानी टेक्स्ट बुक्स पे आपको नहीं मिलेगा। दे डोंट हैव फादर्स, इस पे बेटा नजर रखना, प्लीज बेटा यहां पे नजर रखना। दे डोंट हैव फादर्स, ये फादर्स किसके नहीं होते हैं बेटा, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। एंड दस कैनॉट हैव सन्स बट हैव अ ग्रैंड फादर एंड हैव ग्रैंड सन्स। देखिए बेटा, इस पॉइंट में यहां पे एक जबरदस्त चीज है, प्लीज बेटा नजर रखिएगा। अगर हम एक हनी बी को देखते हैं, प्लीज बेटा नजर रखो, प्लीज प्लीज नजर यहां पे रखिएगा। मैं यहां पे बेटा और एक स्लाइड आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं बेटा, सब सीधे व्हाइट बोर्ड आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ताकि मैं ये पॉइंट आपको सिखाऊं कि होता क्या है यहां पे। सपोज बेटा ये मेरे पास एक हनी बी है, चले बेटा ये क्वीन है, प्लीज नजर रखो बेटा बराबर, प्लीज नजर बराबर रखो। ये अब बेटा हनी बी की क्वीन है और आपको पता है ये डिप्लॉयड है। उसके बाद बेटा जब ये गेमीटोजेनेसिस दिखाएगी, बाज़ाब्ता बेटा मियोसिस दिखाएगी, और मियोसिस में अब ये एन बनेगा और ये भी एन बनेगा। उसके बाद बेटा अब यहां पर ये ड्रोन है, शाबाश बेटा, ड्रोन जो है ये आपको पता है ये मेल है, ये भी फर्टाइल है, मगर बेटा आपको पता है कि ये बेटा हैप्लॉइड है, और हैप्लॉइड मींस कि इसमें क्रोमोसोम नंबर एन है। और जब ये बेटा स्पर्म बनाएगा, ये डायरेक्टली माइटोसिस दिखाएगा, और माइटोसिस के जरिए अब इसे स्पर्म बनाई। उसके बाद बेटा जरा यहां पर देखिएगा, जब ये एग और ये स्पर्म एक दूसरे के साथ फ्यूज करेगी, ये बनना शाबाश बेटा डायरेक्टली 2n, और जो ये 2n है ये बनेगी ना बेटा फीमेल। उसके बाद बेटा फिर सेकेंडरी क्वेश्चन है, क्या ये आगे जाके क्वीन बनेगी कि वर्कर बनेगी, पर फीमेल बनेगी ना। सो दैट मींस कि जो फीमेल होती है, प्लीज बेटा यहां पे नजर रखिएगा, फीमेल की मां भी होती है। वेरी गुड। सो ये इस फीमेल की मां और फीमेल का बाप भी होता है। जैसे बेटा हम देखते हैं हमारे बेटा, अगर आप अपने आप को देखोगे, आप भाई या बहन हो, आपका मां और बाप है। सो फीमेल्स में माँ बाप है, और हम में मेल्स में भी माँ बाप होता है। सो मेरा भी, मैं मेल हूं, मेरा भी माँ बाप है ना। और जो लड़कियां बेटा मेरा लेक्चर सुन रही, उनका भी माँ बाप है ना। सो ह्यूमन बींग्स में फीमेल्स में भी माँ बाप होता है, और बेटा मेल्स में भी माँ बाप होता है। क्या करोगे बेटा हनी बी में, हनी बी में अब जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स यहां पर है, प्लीज बेटा नजर रखो, नजर आते जो बराबर बेटा, ये अनफर्टिलाइज्ड एग है ना। सो जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, ये आगे जाके बेटा ड्रोन बनेगा ना पार्थेनोजेनेसिस के जरिए, एंड ड्रोन इज अ मेल। क्या मैं हक के साथ बोलूं, जो बेटा ड्रोन्स होते हैं, प्लीज 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 नजर रखो बेटा, जो ड्रोन्स होते हैं उनकी मां होती है बेटा, मगर बाप उनका होता नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा जो ड्रोन्स है, दे डायरेक्टली अराइजेस थ्रू पार्थेनोजेनेसिस, वो बेटा हैप्लॉइड एग से उठते हैं। सो दैट मींस कि जो ड्रोन्स होते हैं, शाबाश बेटा, उनका फादर नहीं होता। ये पॉइंट आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली बेटा पार्थेनोजेनेसिस से उठते हैं। उसके बाद बेटा जरा यहां पे नजर रखिएगा, अब प्लीज बेटा यहां पे नजर रखिएगा। मगर जो ये ड्रोन है, प्लीज बेटा अब यहां पे नजर रखिएगा, अब जो ये ड्रोन है, समझ में आ गया, मगर इस ड्रोन की जब बेटा मेटिंग होगी, इसकी बेटी होगी ना। सो ड्रोन्स जो है इनका फादर नहीं है, और ना ही ड्रोन्स का बेटा सन होगा। माश लड़की की, मगर ड्रोन्स की बेटा शाबाश अगर आप देखेंगे डॉटर्स होती है ना। सो क्या मैं हक के साथ बोलूं कि जो ड्रोन्स होते हैं उनका बाप नहीं होता है, और ना ही उनका सन होता है। क्योंकि जब ड्रोन मेटिंग करता है बेटा क्वीन के साथ, तचना हमेशा बेटा डॉटर्स नेरा, तचना हमेशा फीमेल्स नेरा। सो दैट मींस कि जो ड्रोन है, इसको बेटा पॉइंट को याद रखो, दिल में बसा के रखना, ड्रोन का फादर ही नहीं है, क्योंकि ये पार्थेनोजेनेसिस से इवॉल्व होता है। जैसे बेटा हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कहेंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बेटा एज पर इस्लाम इज कंसर्न, वो बेटा उसकी मां थी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, कोई बाप नहीं। सो दैट मींस कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक एग्जांपल है पार्थेनोजेनेसिस की। वल्लाहु आलम कैसे हुआ, गॉड नोस, अल्लाह नोस, मुझे नहीं पता है, मगर वो क्लासिकल एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग्स में पार्थेनोजेनेसिस की, क्योंकि उनकी मां थी, बाप नहीं था। इसी तरह बेटा अगर आप ड्रोन्स को देखेंगे, ड्रोन का बाप नहीं होता है, और जब इसका बाप नहीं तो सन भी नहीं होगा, क्योंकि बेटा जब ये पार्टिसिपेशन रिप्रोडक्शन में करता है, वहां पर बेटा इसकी डॉटर होती है, हमेशा इसकी बेटी पैदा होती है सेक्सुअल प्रोडक्शन के जरिए।
तो इसीलिए बेटा ड्रोन का ना बाप ना सन, मगर इसकी डॉटर होगी, क्योंकि अगर ये ड्रोन बेटा यहां पर है, ये अगर आप देखेंगे जिसको मैं रेड कलर से एनसर्कल कर रहा हूं, ये ड्रोन है ना, सो ड्रोन की जो यहां पर फीमेल आई, ये इसकी डॉटर है ना। सो ड्रोन्स हैव डॉटर्स बट दे डोंट हैव सन एंड फादर्स। उसके बाद बेटा जरा यहां पर अब नजर रखिएगा, एक और पॉइंट जो इंतहाई इंपॉर्टेंट यहां पर है, प्लीज बेटा नजर रखिएगा। जब हम बेटा यहां पे आपको स्लाइड दिखाएंगे, जरा गौर से देखिएगा इस स्लाइड पे जो आपके सामने यहां पे आ रहा है। ड्रोन्स अगर हम यहां पर लिखेंगे, ड्रोन्स डोंट हैव फादर एंड दस कैनॉट हैव सन्स बट दे हैव ग्रैंडफादर एंड कैन हैव ग्रैंडसन्स। देखो बेटा, बट दे हैव ग्रैंडफादर एंड हैव ग्रैंडसन्स, यहां पर आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, दे हैव डॉटर्स, डॉटर्स तो इनकी है, बट दे हैव ए ग्रैंडफादर एंड कैन हैव ग्रैंडसन। देखिए बेटा, इनका ग्रैंडफादर भी हो सकता है ड्रोन्स का, और ग्रैंडसन भी। देखिए कैसे, जरा गौर से बेटा यहां पर देखिएगा, और मैं आपको बेटा इसी चार्ट पे सिखाऊंगा। प्लीज बेटा यहां पर देखिएगा, ये क्वीन है, समझ में आ गया। अब अगर ये क्वीन है तो ये 2n है, अब मुझे ज्यादा इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, ये n है और ये n है। उसके बाद बेटा ये अब यहां ड्रोन है कि नहीं, ये बेटा खाली एन है। अभी इसने बेटा यहाँ पे मियोसिस के जरिए क्वीन ने एग्स बनाए, इसने माइटोसिस के जरिए बेटा स्पर्म बनाई। उसके बाद बेटा जब ये स्पर्म और ये बेटा जब ये एग और ये स्पर्म यहां से फ्यूज हो गई तो ये बन गया बेटा 2n। सो जब ये 2n बन गया तो ये हमेशा होगी ना फीमेल, ये इनकी बेटा डॉटर है ना। सो दैट मीन्स कि ड्रोन की डॉटर होती है मगर ड्रोन का सन नहीं होता है। और अब अगर हम यहां पर देखेंगे बेटा, ये ड्रोन बनाना समझ में आ गया। सो पार्थेनोजेनेसिस के जरिए यहां पर ये ड्रोन बनाना, सो ड्रोन इज अ मेल। आप जरा बेटा यहां पर देखिएगा, प्लीज बेटा यहां पर देखिएगा, ये जो बेटा यहां पे ड्रोन है, समझ में आ गया, ये बेटा सेकंड जनरेशन का ड्रोन है, ये फर्स्ट जनरेशन का ड्रोन है। अब ये ड्रोन बेटा आगे जाके क्वीन के साथ और मेट करेगा ना, सो ये बनाएगा ना एन। नजर रखो बेटा, प्लीज प्लीज नजर रखो, प्लीज नजर रखो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं। ये बेटा अब यहां क्वीन है, ये बनाए ना एन, तो एन। अब बेटा शाबाश, इसने इसके साथ फ्यूज किया ना, ये बनाना 2n। सो ये भी बनी ना फीमेल, ये थर्ड जनरेशन की फीमेल है ना। सब क्या मैं हक के साथ बोलूं, ये फर्स्ट जनरेशन का ड्रोन है। इसने बेटा पहले जिस फर्स्ट जनरेशन में फीमेल को पैदा किया और सेकंड जनरेशन में भी फीमेल को पैदा किया। सो ये ड्रोन की ग्रैंड डॉटर है ना। नजर रखिएगा बेटा प्लीज। और शाबाश बेटा, ये ड्रोन यहां पर अब जो एन है, हैप्लॉइड है, ये करना पार्थेनोजेनेसिस, और पार्थेनोजेनेसिस के जरिए ड्रोन बनाएगा ना, मगर जो ड्रोन यहां पर है ये इसका ग्रैंडसन है ना। सो दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि जो ड्रोन्स है उनके ग्रैंड सन्स हो सकते हैं, और जब ग्रैंड सन्स है तो ग्रैंड फादर्स भी है। सो ये बनो ना इज ग्रैंड फादर। प्लीज नजर रखो बेटा बराबर, ये इसका ग्रैंड फादर बन गया ना, और ये इसका ग्रैंड सन बन गया। सो आज के बाद बेटा सारे बच्चे याद रखना, ड्रोन्स का ग्रैंड फादर भी हो सकता है और ड्रोन्स का ग्रैंड सन भी हो सकता है, मगर वो बेटा ड्रोन्स का ना फादर हो सकता है और ना ही सन। तो इस पॉइंट को बेटा आप सारे बच्चे याद रखेंगे। शाबाश, मेरे साथ रिपीट करो बेटा, ड्रोन्स का ना फादर होता है ना उनके सन्स होते हैं, मगर ड्रोन्स का ग्रैंड सन हो सकता है, जो मैंने अभी आपको डायग्राम पे दिखाया, और ड्रोन्स का ग्रैंड फादर भी हो सकता है। ये पॉइंट बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरा दिल कहता है कि ये नीट की जबरदस्त दावेदारी करता है। शाबाश, क्या क्या आपने याद रखा, ड्रोन्स का सन नहीं होता है, ड्रोन्स का फादर नहीं होता है, मगर ड्रोन्स का ग्रैंडफादर भी हो सकता है और ग्रैंडसन भी हो सकता है, जो मैंने अभी आपको डायग्राम पे दिखाया। क्योंकि अगर मैं बेटा यहां से देखूंगा, जरा गौर से देखिएगा, इसको मैं एक और कलर से यहां पे लाऊंगा, ये ड्रोन है, गौर से देखिएगा, ये ड्रोन की शाबा बेटा डॉटर है ना, दिस इज डॉटर, और फिर ये उस डॉटर का शाबा बेटा सन है ना। सो दैट मीन्स कि बेटा ये इस ड्रोन वन का ग्रैंड सन बनाना। सो ड्रोन्स कैन हैव ग्रैंड सन्स। सो ये ग्रैंड सन अगर है तो ये इसका ग्रैंड फादर है ना बेटा, इस ग्रैंड सन का ग्रैंड फादर है ना। सो दैट मीन्स कि ड्रोन्स के पास ग्रैंड सन्स हो सकते हैं, ग्रैंड फादर्स हो सकते हैं, पर फादर और सन नहीं हो सकता है। ये पॉइंट बेटा आपको किसी भी हालत में याद रखना है, किसी भी हालत में।
तो चले बेटा, अब यहां पर हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर आएंगे, तो जरा गौर से देखिएगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर अब आपके सामने आ रहा हूं। तो ये पॉइंट बेटा आप यहां पे याद रखेंगे कि जो ड्रोन्स है डोंट हैव फादर्स, दस दे कांट हैव सन्स, बट दे हैव ग्रैंडफादर एंड कैन हैव ग्रैंड सन्स। इस पॉइंट पे बेटा आपको नजर रखनी पड़ेगी। ये पूरा स्लाइड आप अच्छी तरह से याद रखें। तो चले बेटा, अब मैं नेक्स्ट पार्ट की ओर आगे बढ़ूंगा। तो ये देखिए बेटा, यहां पे अब आपको मैं थोड़ा बहुत ये आइडिया दे रहा हूं। ये बेटा यहां पे आपकी शाबाश क्वीन है। क्वीन क्या है? डिप्लॉयड एंड फर्टाइल, ये याद रखना है। और ये फीमेल है। उसके बाद ड्रोन क्या है बेटा? मेल, ऊपर लिखा गया। ये हैप्लॉयड है। और क्या है बेटा? फर्टाइल। और जो फीमेल एक और है दैट इज वर्कर, तो ये डिप्लॉयड और स्टेराइल है। इस पॉइंट पे बेटा नजर रखना। Queen is a female and is diploid and fertile. Drone is a male and is haploid and fertile. Worker is a female and is diploid and sterile. इस पॉइंट पे बेटा आप अच्छी तरह से नजर रखिएगा। तो चले बेटा आगे की ओर बढ़ेंगे। ये बेटा अब लास्ट है पैरासिटिक सेक्स डिटर्मिनेशन। ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये नीट में कभी आएगा नहीं। तो खाली बेटा नीट पे आप ज्यादा जहां पर जोर दोगे एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन में, जो क्रोकोडाइल्स और टर्टल्स में मिलती है। उसके बाद बेटा आप याद रखोगे एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन, जहां पर आप चारों किस्म की सेक्स डिटर्मिनेशंस पे नजर रखोगे। एक्स 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 वाई, एक्स 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 जीरो, शाबाश, जेड डब्ल्यू, जेड जेड एंड जेड जीरो, जेड जेड टाइप। और उसके बाद हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन पे नजर रखोगे। पैरासिटिक सेक्स डिटर्मिनेशन कयामत के दिन तक नीट में नहीं आएगा। तो चले बेटा, इसी के साथ आपका जेनेटिक्स का पहला पड़ाव क्लियर हुआ एंड दैट इज बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन। उसके बाद बेटा अब हम यहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन की आपको असाइनमेंट देंगे। समझ में आ गया? जो मैं इंशाल्लाह बेटा आपके इस पे जो आपका बेटा व्हाट्सएप है उस पे बेटा आपको डाला जाएगा वो। ठीक है? तो कुल मिला के बेटा उसमें 30 क्वेश्चंस है और उन 30 क्वेश्चंस को आप बेटा अभी इंशाल्लाह जो ही लेक्चर खत्म होगा तो मैं आपके बेटा शाबाश वो व्हाट्सएप पे डालूंगा वो क्वेश्चंस। तो उस पे आप अच्छी तरह से बेटा काम करना और इंशाल्लाह मेरा यकीन है कि उसमें एंट्रेंस में नीट में आपको एक क्वेश्चन निकल के आएगा। तो चले बेटा अब हम दूसरे पड़ाव की ओर आएंगे एंड दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें हमें हीमोफिलिया पढ़ना है, इसमें हमें बेटा रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस पढ़नी है, इसमें हमें फिनाइल कीटोन्यूरिया पढ़ना है, इसमें बेटा हमें एल्केप्टोन्यूरिया पढ़ना है, इसमें हमें बेटा आपका सिकल सेल एनीमिया पढ़ना है, इसमें हमें आपका थैलेसीमिया पढ़ना है। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में आपको डाउन सिंड्रोम पढ़ाया जाएगा, टर्नर सिंड्रोम पढ़ाया जाएगा, एडवार्ड सिंड्रोम पढ़ाया जाएगा, पटाउ सिंड्रोम पढ़ाया जाएगा, सुपर फीमेल्स पढ़ाए जाएंगे, जैकब सिंड्रोम पढ़ाया जाएगा, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम पढ़ाया जाएगा, जो एंट्रेंस के लिए बेटा इंतहाई इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक्स है। तो चलिए बेटा अब हम देखेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होता है। टाइम ज्यादा आपका वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि जितनी तेजी के साथ बेटा हम सिलेबस कवर करेंगे आपका टाइम भी बचेगा। मगर बेटा मैं स्लाइड्स क्यों आपको ज्यादा दिखा रहा हूं, ताकि बेटा आपका आइडिया आए। जहां पे एनसर्कल कर रहा हूं बस याद उतना ही रखना है। तो चले बेटा अब हम आएंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो उठते हैं ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ जीन। या तो जीन की म्यूटेशन हो जाएगी या फिर बेटा ये उठेंगे ड्यू टू शाबाश एबनॉर्मेलिटी इन क्रोमोसोम्स। या तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा या फिर क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा। सो इसीलिए बेटा हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को दो तराजू में तोलते हैं। अगर ये जेनेटिक डिसऑर्डर उठ रहा है ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ जीन, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए एक इंसान के पास बेटा 30,000 जीन्स होते हैं। और अगर बेटा किसी भी जीन को हम देखते हैं, वन जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वन कैरेक्टर एज पर मेंडेलियन जेनेटिक्स इज कंसर्न। सो एक जीन बेटा किसी कैरेक्टर को गवर्न करता है। तो अगर उस जीन में म्यूटेशन हुई, उसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में कोई चेंज आई, चाहे पॉइंट म्यूटेशन आई, चाहे बेटा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आई, दैट मींस कि न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस चेंज हुई। और जब न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस चेंज हुई, फंक्शनल एमआरएनए नहीं बनेगा। जब फंक्शनल एमआरएनए नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा। जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो कोई पर्टिकुलर ट्रेड बेटा कैरेक्टर एग्जिबिट नहीं होगा, जिसकी वजह से कोई जेनेटिक डिसऑर्डर उठेगा। कोई ना कोई बेटा फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट उठेगा, कोई ना कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट उठेगा, कोई ना कोई बायोकेमिकल डिफेक्ट उठेगा, जिसकी वजह से बेटा एक इंसान जो है वो हेल्दी जिंदगी नहीं गुजारेगा। उस पर कोई डिजीज आएगी, उसमें बेटा सिम्टम्स आएंगे। अगर ये बेटा डिजीज उठेगी ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ जीन, दैट टाइम इट्स कॉल्ड एज मेंडेलियन डिसऑर्डर।
और अगर ये बेटा डिजीज उठेगी ड्यू टू द चेंज इन द मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम और चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एट दैट टाइम वी कॉल इट एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। सो आज के बाद बेटा सारे बच्चे याद रखना कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं बेटा, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स अराइजेस ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ जीन, इशू याद था वो। सो यहां पे कोई पर्टिकुलर जीन क्या होता है, म्यूटेट। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में जीन म्यूटेशन नहीं होती है, यहां पे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होता है, मॉर्फोलॉजी उसकी चेंज होती है, या फिर बेटा उसका नंबर चेंज होता है। नॉर्मली आपको पता हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46। अगर किसी वजूहत से 47 क्रोमोसोम आए या किसी वजूहत से 45 क्रोमोसोम आए, तो एट दैट टाइम अगर किसी वजूहत से 45 क्रोमोसोम आए तो एक डिजीज बेटा इसमें आती है, दैट्स कॉल्ड टर्नर सिंड्रोम। और अगर किसी वजूहत से 47 क्रोमोसोम्स आए तो डाउन सिंड्रोम हो सकता है, पेटाउ सिंड्रोम हो सकता है, एडवार्ड सिंड्रोम हो सकता है, जैकॉब सिंड्रोम हो सकता है, जो हम इंशाल्लाह एक एक करके पढ़ेंगे। मगर फिलहाल इतना याद रखो, मेंडेलियन डिसऑर्डर में जीन की म्यूटेशन होती है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में या तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होता है या फिर उसका नंबर चेंज होता है। इस पे बेटा आप खुदा के लिए नजर रखिएगा। तो चलिए बेटा, अब सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में बेटा हम एक एक करके देखेंगे कि यहां पे हमें क्या क्या स्टडी करना पड़ेगा। तो चले बेटा, अब आपके स्क्रीन पे स्लाइड पे मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। अब हम बेटा देखेंगे कि मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली काज्ड बाय द चेंजेस, और इसको ठीक कीजिएगा बेटा, यहां पे चेंजेस और अल्टरेशन इन ए सिंगल जीन। एक या पॉइंट पर नजर था, अगर बेटा जीन में, सिंगल जीन में म्यूटेशन हो रही है, उस पर चेंज आ रही है, उसकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज आ रही है, सो एट दैट टाइम वी कॉल इट एज मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर। So far beta 7,300 Mendelian genetic disorders have been discovered in human beings. 7,300 Mendelian genetic disorder diseases जो बेटा ड्यू टू डिफेक्ट इन जीन, ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ जीन से उठती है, क्योंकि 30,000 जीन्स हमारे पास होते हैं। और 7,300 बेटा डिजीजेस, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आज तक बेटा डिस्कवर किए गए। There are 6 types of Mendelian genetic disorders। इतना साथ है जवान नजर बेटा, पेडिग्री एनालिसिस, अल्लाह पाक की कसम, जिससे आपके रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि मैं पा येल्ति पेडिग्री एनालिसिस पर तो क्वेश्चन क्वेश्चन इवान तु त्रावान छु सोदु सवाल तु छु खुदा सी हवाल थवा कैसे कि तो छु तरानी फिक्री बेटा ये पेडिग्री चार्ट क्या है। इसीलिए अल्लाह पाक की कसम यहां पर मैंने बेटा आपको ब्रेकअप दिया कि जो बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर्स उठते हैं ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ जीन, जिनको हम मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं, वो 6 किस्म के होते हैं। मगर आपको बेटा कौन कौन याद रखना पड़ेगा उस पे भी मैं अभी आपको बेटा बोलूंगा। सबसे पहला एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर, इसको याद रखना पड़ेगा। ये एक्स लिंक्ड क्या है, रिसेसिव क्या है, अभी तो बेटा मैं इंशाल्लाह ये सिखाऊंगा आपको। इसी में मैं आपको हीमोफिलिया और रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस दिखाऊंगा। उसके बाद बेटा अगला है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अच्छा होता है खली डिजीज था नहीं याद, कोस डिजीज एक्स लिंक्ड जेनेटिक बेटा, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर। नीट में भरोसा करो मुझ पे 2 क्वेश्चंस इसमें आए, मगर इनडायरेक्टली कैसे, इंशाल्लाह सारे टच हो जाएंगे। उसके बाद अगला एक्स वाई लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये बेटा याद रखने की जरूरत नहीं, मगर मैंने यहां लिखा है क्योंकि पेडिग्री इससे आपकी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। वाई लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स। वांच बेटा अख चीज गोड याद थाउन, ये रिसेसिव तो डोमिनेंट क्या गो, गोड वुचो ये एक्स लिंक्ड क्या गो, ये एक्स वाई लिंक्ड क्या गो, ये वाई लिंक्ड क्या गो, तो ऑटोसोमल लिंक्ड क्या गो। अब बेटा यहां पे नजर रखिएगा, अगर ये डिफेक्टिव जीन, प्लीज नजर रखिएगा बेटा, खुदा के लिए नजर रखिएगा, अगर ये डिफेक्टिव जीन एक्स क्रोमोसोम पे, किस पे है, एक्स क्रोमोसोम, अगर बेटा ये डिफेक्टिव जीन या म्यूटेटेड जीन एक्स क्रोमोसोमस पे तमी एक्स लिंक्ड। रिसेसिव क्या है, डोमिनेंट क्या है, वो बाद की बात है, पहले बेटा आपको ये पता होनी चाहिए एक्स लिंक्ड क्या है। अगर ये डिफेक्टिव जीन एक्स क्रोमोसोम पे है तो इट्स कॉल्ड एज एक्स लिंक्ड। उसके बाद बेटा एक्स वाई लिंक्ड क्या होता है, अगर कल का लेक्चर आपको याद होगा मैंने कहा था 29 जीन्स, पार 1 में 24 और पार 2 में 25, याद आया, 29 जीन्स ऐसे हैं जो आपको एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम पर मिलेंगे, और यही वो 29 जीन्स है जो बेटा इनको पेयर करवाते हैं। अगर बेटा ये 29 जीन्स में कोई जीन म्यूटेट हो रहा है, कोई जीन म्यूटेट हुआ है, उसकी वजह से जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है दैट्स कॉल्ड एज एक्स वाई लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर। उसके बाद बेटा वाई लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर, वाई लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर मींस द डिफेक्टिव जीन इज लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोसोम,
और याद रखेंगे बेटा वाई लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स आपको खाली मेल्स में मिलेंगे। ये पॉइंट से याद था क्या है, वाई क्रोमोसोम चुना खाली मेलस मज आसान, और बेटा जब मेल में वाई क्रोमोसोम है और हॉल एंड्रिक जीन जो वाई लिंक्ड जीन है वो भी खाली मेल में होगी ना, लॉजिक्स है ना, दिमाग है ना। तो देयरफॉर बेटा इनमें आपको एक डिजीज एक्सक्लूसिवली बेटा मेल्स में मिलेगी एंड दैट्स कॉल्ड एज वाई लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर। अब आप क्वेश्चन करोगे सर एक्स वाई लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर मेल में मिला कि फीमेल में? अल्लाह पाक की कसम ये दोनों में मिलेगा। मगर सर ये वाई मगर मेल्स में किस तौर पे मिलेगा एज एक्स वाई लिंक्ड, मगर फीमेल्स में मिलेगा एज एक्स लिंक्ड, क्योंकि फीमेल्स में भी पार 1 पार 2 होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम पे, और मेल्स में बेटा पार 1 पार 2 होता है मगर इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई क्रोमोसोम। सो खाली बेटा इन 6 में वाई लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसा है जो आपको खाली किस में मिलेगा, मेल्स में। उसके बाद बेटा अब ये ऑटोसोमल क्या है बेटा, प्लीज नजर रखो बेटा, ये बेस बना रहा हूं मैं आपको पेडिग्री एनालिसिस की, तमाम पंगी उस फंसित पेडिग्री एनालिसिस पे। अगर मैं आपको ये पूरी जेनेटिक्स पढ़ा रहा हूं अल्लाह पाक की कसम इस घर से पढ़ा रहा हूं कि आपका पेडिग्री एनालिसिस क्लियर हो जाए, क्योंकि मेरा मेन दाव तो वही है जिसमें एक क्वेश्चन बेटा आमतौर आता है। अब अगर ये ऑटोसोमल डिजीज है दैट मींस कि जो डिफेक्टिव जीन है दैट इज लोकेटेड ऑन द ऑटोसोमल क्रोमोसोम, और आपको पता है पहले 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो है दे आर कॉल्ड एज ऑटोसोमल क्रोमोसोम, और अगर इन पे बेटा ये डिफेक्टिव जीन है चाहे 1 पे हो, 2 पे हो, तीसरे क्रोमोसोम पे हो, चौथे पे हो, सो ऑन एंड सो ऑन अप टू 22 हो, सो एट दैट टाइम इट्स कॉल्ड एज ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर। वहां नहीं वैसे सवाल सर वहां मानते में ये रिसेसिव क्या गो तो डोमिनेंट क्या गो थे बेटा इतना नजर ये तो इसमें आपको ये पता नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों को बेटा ये रिसेसिव और डोमिनेंट के बीच में तमीज ही नहीं पता होती है, वो इनके बीच में बेटा डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते। देखिए बेटा ये रिसेसिव क्या होता है और डोमिनेंट क्या होता है। अब बेटा यहां पे नजर रखिएगा, मैं आपके सामने बेटा यहां पे स्लाइड को चेंज कर रहा हूं ताकि बेटा आपको मैं आइडिया दे दूं कि शाबाश बेटा क्या होता है ये शाबाश डोमिनेंट और क्या होता है रिसेसिव। जरा गौर से आप देखिएगा, ये अब यहां पर बेटा मैं पहले एक्स लिंक्ड रिसेसिव और फिर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के बारे में बोलूं। आपको पता है फीमेल में बेटा एक्स एक्स क्रोमोसोम्स कितने हैं, 2, और मेल में बेटा शाबाश कंडीशन है ना एक्स वाई। पहले हम देखेंगे बेटा एक्स लिंक्ड रिसेसिव क्या होता है, और उसके बाद बेटा मैं यहीं पे सिखाऊंगा कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट क्या होता है। प्लीज बेटा नजर रखना, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे चल रहा है जिसकी वजह से बेटा आप हीमोफिलिया के प्रॉब्लम्स कर पाओगे, आप रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस के प्रॉब्लम्स कर पाओगे, क्वेश्चंस कर पाओगे। और खुद देखना बेटा रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस में आज तक नीट में 18 क्वेश्चंस आए। जरा ये तगो ना बेटा रिसेसिव तो डोमिनेंटस मज तमीज कर तगो ना कहीं ते न्यूमेरिकल कर ना हीमोफिलियस मज ना रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस मज थो तो वन नजर। अब बेटा आपको पता है फीमेल में शाबाश कितने एक्स क्रोमोसोम्स है, 2, और फीमेल में बेटा आपको यह भी पता है कि फीमेल में खाली एक्स लिंक्ड जीन्स है। सो दैट मींस कि फीमेल में हर किसी जीन के लिए अगर बेटा यहां पे 1600 जीन्स है, यहां पर भी 1600 जीन्स है, हर किसी जीन के लिए कितनी कॉपीज है, 2। एक बाप के एक्स क्रोमोसोम से आई है और दूसरी मां के एक्स क्रोमोसोम से आती है, क्योंकि औरतों में जो 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं अक्षनास आमुत थ्रू स्पर्म 22x, दुइमशनास आमुत थ्रू ओवम 22x। सो दैट मींस कि बेटा यहां पे हर किसी जीन की कितनी कॉपीज है, 2 फीमेल में। अब बेटा जरा गौर से देखिएगा, ये अब बेटा यहां पे नॉर्मल जीन है और ये भी इसकी नॉर्मल कॉपी है। सो इस जीन की दोनों कॉपीज क्या है, नॉर्मल। मां ने भी नॉर्मल कॉपी दी है और बाप ने भी नॉर्मल कॉपी दी है। सपोज बेटा ये जीन यहां पर रेस्पॉन्सिबल है फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोई प्रोटीन, चले बेटा ये इंपॉर्टेंट है फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन। नजर रखिएगा, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं कह रहा हूं ये प्रोटीन, ये जीन जो है ये एक प्रोटीन बनाता है, एक पिगमेंट बनाता है। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं कह रहा हूं मेलानिन। सो मेलानिन बनाने के लिए फीमेल में 2 कॉपीज है ना जीन्स की, 1 और 2। एक किसने दी है बेटा, बाप ने, और दूसरी किसने दी है, मां ने। सो मेलानिन बनाने के लिए अगर हम देखेंगे हर किसी जीन की 2 कॉपीज होती है, एक मां के क्रोमोसोम की होती है और दूसरे बाप की क्रोमोसोम की होती है। अब बेटा अगर किसी वजह से जरा गौर से देखिएगा, ये फादर का एक्स क्रोमोसोम है ना, और ये एक्स क्रोमोसोम किसका है, मदर का। चले बेटा अब यहां पर मेलानिन बनाने का जीन जो बाप से आया है वो डिफेक्टिव है, और मगर मां का जो मेलानिन बनाने वाला जीन है वो एन है, एन फॉर नॉर्मल एंड डी फॉर डिफेक्टिव। अब क्वेश्चन उठेगा सर अच्छा ज कॉपी जीन मां जीन पे ब्याक मल पे थ्रू बेटा वाया एक्स क्रोमोसोम्स
वाई एक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर, वाई एक्स क्रोमोसोम मदर। मगर बेटा अगर आप देखेंगे फादर जो है वो डिफेक्टिव जीन दे रहा है, इसकी जीन में म्यूटेशन हुई है, मेलानिन बनाने के जीन में म्यूटेशन हुई है, मगर मां का जीन जो है वो नॉर्मल है। अब क्वेश्चन उठेगा ना सर डिजीज होगी? अगर ये बेटा रिसेसिव है या यूर को नजर बेटा नजर थे, अगर ये रिसेसिव है अल्लाह पाक की कसम बेटा डिजीज नहीं होगी, क्योंकि जो ये नॉर्मल जीन यहां पर है ये इस बेटा डिफेक्टिव एलील की शाबा जो म्यूटेशन है उसके असर को नलिफाई करेगा, ये बेटा नॉर्मल मेलानिन बनाएगा। सो डिजीज एक्सप्रेस नहीं होगी। डिजीज तब ही एक्सप्रेस होगी जब बाप से भी डिफेक्टिव एलील आएगा और मां से भी डिफेक्टिव एलील आएगा। So at that time बेटा जब एक डिजीज को एक्सप्रेस करने के लिए, जब एक डिजीज तभी एक्सप्रेस होती होगी जब दोनों जीन्स की कॉपीज डिफेक्टिव होंगी। So at that time it's called as recessive disease। याद रखना बेटा, रिसेसिव डिजीज हम उस डिजीज को कहते हैं जहां पर दोनों जीन्स की कॉपी मां से भी और बाप से भी जो आती है वो दोनों डिफेक्टिव होनी चाहिए। सो जब ये दोनों डिफेक्टिव है तब डिजीज होगी। अगर दो में एक डिफेक्टिव है दूसरा नॉर्मल है, अल्लाह पाक की कसम अगर डिजीज होगी, सो एट दैट टाइम एक जीन डिफेक्टिव ना, वी कॉल दिस कंडीशन एज कैरियर। सो दैट मींस कि बेटा जो कैरियर इंडिविजुअल्स होते हैं रिसेसिव डिजीज में, उनमें डिजीज नहीं होती है। फिर क्यों हम कैरियर लिखते हैं? इसलिए कैरियर लिखते हैं क्योंकि इसका एक जीन डिफेक्टिव होता है दूसरा नॉर्मल होता है। और अगर अब बेटा दोनों नॉर्मल है एन और एन, सो एट दैट टाइम ये तो पता ही है आपको, ये बेटा फीमेल क्या होगी? नॉर्मल। सो क्या मैं हक के साथ बोलूं? अब मैंने एक्स लिंक्ड रिसेसिव से क्या मुराद लिया? सर डिफेक्टिव जीन इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, देयरफॉर इट्स कॉल्ड एज एक्स लिंक्ड रिसेसिव। क्यों बेटा रिसेसिव? इसलिए क्योंकि ये डिजीज तब तक एक्सप्रेस नहीं होगी जब तक दोनों जीन्स डिफेक्टिव नहीं होंगे। मां से भी डिफेक्टिव जीन आना चाहिए और बाप से भी डिफेक्टिव जीन आना चाहिए। सो ये था बेटा एक्स लिंक्ड रिसेसिव इन केस ऑफ फीमेल्स। अब हम रुजू करेंगे मेल्स की ओर। नजरात है जो बेटा, नजरात है जो। अब अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज मुझे किस में देखनी है? मेल में। मेल में है ना एक्स वाई, कुछ उसका बनवा एक्स लिंक्ड, दैट मींस कि जीन इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। सो दैट मींस कि बेटा अगर हम मेल में आते हैं इन केस ऑफ एक्स लिंक्ड डिजीजेस, यहां पर बेटा ये वाई बेटा एक्स लिंक्ड डिजीज, सो द जीन इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। मगर वाई क्रोमोसोम पे ये जीन लोकेट नहीं होगा। सो ये पंगा है बेटा मेल्स में इन केस ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, क्योंकि मेल्स जो होते हैं वो एक्स लिंक्ड जीन्स के लिए हेमिजाइगस होते हैं, उनमें खाली एक ही कॉपी होती है बेटा। नहीं तो हर किसी जीन की कितनी कॉपीज होती है बेटा? दो। एक मां से आया होता है, दूसरा बाप से आया होता है। मगर मेल्स में एक्स क्रोमोसोम मां से आया होता है, वाई क्रोमोसोम बाप से आया होता है। मगर वाई क्रोमोसोम जो है तचना जहत अक्तर जीन, एक्स क्रोमोसोम ना बेटा शराशत जीन। दैट मींस कि एक्स लिंक्ड जो बेटा जीन्स है मेल्स में उसमें एक ही कॉपी है, तो दैट्स हेमिजाइगस। अब अगर फीमेल्स में हम आते ना एन एन, फीमेल क्यों? होमोजाइगस। अगर डी एन ओस, फीमेल क्या? हिटेरोजाइगस। और अगर डी डी था तो फीमेल क्या थी? होमोजाइगस। क्योंकि फीमेल बेटा एक्स लिंक्ड जीन्स के लिए या तो होमोजाइगस होगी या हिटेरोजाइगस होगी। मगर मेल्स में मुसीबत है, मेल ना बेचारे तावन। मेल्स में बेटा खाली एक ही जीन होता है एक्स क्रोमोसोम पे और उसकी काउंटर एलील, काउंटर कॉपी वाई क्रोमोसोम पे नहीं होती है। देयरफॉर मेल्स आर हेमिजाइगस फॉर एक्स लिंक्ड डिजीजेस। आप जरा गौर से देखिएगा, ये बेटा मेल नॉर्मल होगा ना, क्योंकि मां से नॉर्मल एलील आ रहा है ना। अब अगर बेटा ऐसा होगा ये एक्स वाई है, सपोज मां से बेटा डिफेक्टिव जीन आ रहा है वाई एस्पेक्ट काउंटर एलील के, ये मेल क्या होगा बेटा? डिजीज। क्या मैं अब हक के साथ बोलूं? हक के साथ बोलूं, फॉर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस, फॉर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस द डिफेक्टिव जीन इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि यहां पर बेटा डिजीज तब तक नहीं होगी जब तक दोनों जीन्स डिफेक्टिव नहीं होंगे। मगर बेटा ये फीमेल्स में पॉसिबल है, मेल्स में पॉसिबल है। क्या मेल बिचार हेमिजाइगस मेल बेटा अकई कॉपी जीन सो खाली एक्स वाई क्रोमोसोमस पे ब्या कॉपी कहें, क्योंकि बेटा वाई क्रोमोसोम जो है उस पर 231 जीन्स है, एक्स पे बेटा 1600 जीन्स है। दैट मींस कि एक्स का जीन, एक्स पे जितने भी जीन्स है उनकी काउंटर कॉपीज, काउंटर जीन्स आपको वाई क्रोमोसोम पे हर किसी के नहीं मिलेगी। तो इसीलिए बेटा मेल्स आर हेमिजाइगस।
अब जरा एक पॉइंट यहां पर, क्या मेल्स कभी कैरियर हो सकते हैं? ना, पता इन बिचारन अकु जीन तो काहे का कैरियर। सो मेल्स आर नेवर कैरियर्स, मेल्स कभी कैरियर्स होते ही नहीं है फॉर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। आज के बाद बेटा, अब अगर आपको कोई कहेगा हाउ कैन यू डिफरेंशिएट एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज इन फीमेल्स एंड मेल्स, तो पहले बोलना सर, पहले मैं डिस्कस करूंगा कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज क्या होती है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज वो होती है, फिर बाद में मेल और फीमेल का देखेंगे। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज वो डिजीज होती है जहां पर बेटा डिफेक्टिव जीन लोकेट है एक्स क्रोमोसोम पे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये डिजीज रिसेसिव है ना, ये तब तक नहीं होगी जब तक दोनों जीन्स डिफेक्टिव नहीं होंगे। सर अब हम डिफरेंस करेंगे बिटवीन द मेल एंड फीमेल। फीमेल या तो नॉर्मल हो सकती है, फीमेल या तो कैरियर हो सकती है, फीमेल या तो डिजीज्ड हो सकती है। सो नॉर्मल कब? जब एन और एन, मां ने भी नॉर्मल जीन दिया है, बाप ने भी नॉर्मल जीन दिया है। कैरियर तब जब मां से या बाप से डिफेक्टिव जीन आएगा, या फिर मां और बाप से नॉर्मल जीन आएगा। सो यहां पर मैंने बाप से डिफेक्टिव जीन लाया, मां से नॉर्मल एलील या नॉर्मल जीन, या वाइस वर्सा। और डिजीज तभी होगी जब बाप से भी डिफेक्टिव एलील आएगा और मां से भी डिफेक्टिव एलील आएगा। सो फीमेल्स कैन बी नॉर्मल, कैरियर और शब बाय डिजीज इन केस ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। बट मेल्स में जब आएंगे, मेल्स ना बिचार हेमिजाइगस, इमन मचना बेटा अकई कॉपी जीन चासा, काउंटर कॉपी में 6 वाई क्रोमोसोम्स पे। जब बेटा एक जीन की खाली एक ही कॉपी होगी, सच जीन्स आर कॉल्ड एज हेमिजाइगस। और बेटा अब अगर आप यहां पर देखोगे, मेल नॉर्मल हो सकता है एक्स एंड वाई। सो एक्स एंड वाई, जब बेटा एक्स क्रोमोसोम पे नॉर्मल जीन है तो मेल नॉर्मल होगा, और अगर बेटा एक्स क्रोमोसोम पे डिफेक्टिव जीन होगा तो मेल क्या होगा? डिजीज। मेल आर नेवर कैरियर्स। ये पॉइंट से याद था बेटा, क्लियर हुआ? So what is X-linked recessive disease? सारे मेरे साथ बोलिए, what is X-linked recessive disease? Sir, X-linked recessive disease is that where the defective gene is located on X chromosome and disease is expressed only when both the genes are defective. But sir, there is difference between male and female. In females, there are two genes. There are two copies of genes, one on one X chromosome from father and another X chromosome from mother. So अगर दोनों genes normal है तो female normal होगी, अगर दो में एक डिफेक्टिव है दूसरा नॉर्मल है तो फीमेल कैरियर होगी। कैरियर में बेटा कोई सिम्टम नहीं आता, क्यों? क्योंकि रिसेसिव डिजीज है ना, तो वहां पे नॉर्मल जीन जो है वो एबनॉर्मल जीन को सप्लीमेंट कर देता है, वो उसके असर को बेटा आने नहीं देता। डिजीज खाली तभी होगी जब दोनों जीन्स क्या होंगे? डिफेक्टिव। सो ये था बेटा जेनेटिक्स किसका? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस। उसके बाद बेटा अब देखना है कि ये डोमिनेंट क्या है। अगर मैं अब बेटा इसको कोरिलेट करूंगा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के साथ, जरा बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी जल्दी जल्दी। अब हम बेटा देखेंगे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में क्या है, जरा गौर से देखिएगा। अब मैं आ रहा हूं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ये कैसे होता है मैं बेटा इतना नजर था। ये बेटा फीमेल है ना एक्स एक्स, ये मेल है ना बेटा एक्स वाई। सो मेल के पास बेटा एक ही कॉपी, फीमेल के पास कितनी? 2। अब अगर ये फीमेल बेटा ऐसी है एन और एन, नजर रखना बेटा। सो मां से भी नॉर्मल एलील आया है और बाप से भी नॉर्मल जीन आया है, सो एट दैट टाइम द फीमेल इज नॉर्मल। अब अगर बेटा ये मेल है, शब्दा बेटा मेल है, अगर क्या है? मेल है, वाई क्रोमोसोम्स पर काउंटर एलील की, तो ये मेल नॉर्मल होगा। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यहां पर एक कंडीशन ला रहा हूं, ये कंडीशन नंबर 1, अब ये कंडीशन नंबर 2। ये एक्स क्रोमोसोम, ये एक्स क्रोमोसोम, सपोज ये बाप का है और ये मां का है, ये यहां पे बाप का, ये मां का। अब बेटा इसमें जो एक जीन है जो बाप के क्रोमोसोम से आया वो डिफेक्टिव है, और दूसरा बेटा शाबाश नॉर्मल है। वाइन वाच सवाल, अगर ही बेटा एक्स लिंक्ड रिसेसिव आशा ये उसना कैरियर, मगर ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है ना, अल्लाह पाक की कसम ये फीमेल जो है ये डिजीज होगी। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं, रिसेसिव और डोमिनेंट में एक खतरनाक फर्क है। रिसेसिव डिजीज तब तक नहीं होती है जब तक दोनों जीन्स डिफेक्टिव नहीं होंगे, मगर डोमिनेंट डिजीज जो होती है, अगर एक जीन डिफेक्टिव है दूसरा क्या बेटा? नॉर्मल, फिर भी अल्लाह पाक की कसम ये डिजीज होती है। यहां पे नॉर्मल जीन बेटा डिफेक्टिव जीन के बेटा असर को सप्लीमेंट नहीं कर पाता है, उसको बेटा खत्म नहीं कर पाता है। सो यहां पे बेटा जो डिफेक्टिव जीन है वो इतनी सरपरस्ती दिखाता है, इतनी डोमिनेंस दिखाता है कि वो नॉर्मल जीन को बेटा शाबाश नजरअंदाज करता है और इस इंसान में डिजीज कर देता है। और बेटा अब अगर कंडीशन ऐसी है, जरा गौर से देखिएगा प्लीज बेटा, यहां पे नजर रखिएगा, ये एक्स
ये एक्स, ये बाप का और ये माँ का। अब बेटा यहां पर ये भी डिफेक्टिव है, ये भी डिफेक्टिव, तो सोने पे सुहागा, ये तो डिजीज होगा ही होगा बेटा। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, डोमिनेंट और रिसेसिव में फर्क है। रिसेसिव डिजीज तब तक नहीं होगी जब तक दोनों जीन्स डिफेक्टिव नहीं होंगे, और डोमिनेंट डिजीज में अगर एक ही जीन डिफेक्टिव, ऑल्दो दूसरा क्या है बेटा, नॉर्मल, अल्लाह पाक की कसम डिजीज फिर भी होगी। सो देयर आर नो कैरियर्स इन डोमिनेंट डिजीज। ऑल्दो ये फीमेल है, रिसेसिव डिजीज में फीमेल कैरियर होती थी, मगर डोमिनेंट डिजीज में फीमेल बेटा कैरियर नहीं होती है, या तो यहां नॉर्मल होंगे या डिजीज होंगे। उसके बाद बेटा हम मेल में यहां पर आएंगे, मेल का भी तो देखेंगे। ये मेल में एक्स वाई है, अब अगर इसके एक्स पे बेटा डिफेक्टिव एलील है तो ये मेल क्या होगा, डिजीज। सो दैट मीन्स कि बेटा डोमिनेंट डिजीज में एक थंब रूल आज के बाद याद रखना, चाहे वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो, चाहे वो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो, यू विल फाइंड नेवर कैरियर्स, आपको वहां कैरियर्स मिलेंगे ही नहीं। क्योंकि बेटा यहां पर अगर एक जीन डिफेक्टिव है, ऑल्दो दूसरा जीन क्या था, नॉर्मल, फिर भी ये डिजीज हो। So no carriers in dominant disease, whether it is X-linked dominant or autosomal dominant. But you will see carriers in X-linked recessive disease or autosomal recessive disease. ये बेटा आपको याद रखना। फिर तो याद स्क्रीनशॉट पिलित, तो वाइन पारोवेज बेटा X-linked recessive disease, उसकी पूरी साइटोजेनेटिक्स हम स्टडी करेंगे। तो चले बेटा, अब आपको आइडिया बना कि क्या क्या माजरा है। तो चले बेटा, अब हम सबसे पहले X-linked recessive diseases को स्टडी करेंगे। थे तो योर को नजर, ये आपके स्क्रीन के सामने अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स की साइटोजेनेटिक्स आ रही है। प्लीज बेटा नजर रखिएगा। ह्यूमन बीइंग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, इसमें कोई शक नहीं, इच मांदश पारनावी। ह्यूमन फीमेल हैज 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज XX. Human male has 22 pairs of autosomal chromosomes and 1 pair of sex chromosome XY. That are dissimilar in size and structure, जो मैंने कल आपको बोला था। आप बेटा यहां पे नजर रखिएगा। मेल ट्रांसमिट हिज एक्स क्रोमोसोम, मेल अपना एक्स क्रोमोसोम बेटा किन को देता है, डॉटर्स को, एंड हिज वाई क्रोमोसोम टू ओनली सन्स। याद रखना बेटा, आज के बाद सारे बच्चे याद रखना, ये बा माँ है ना 44XX, या याद पॉइंटस बेटा थे जो बेटा नजर, या इमा गोल्डन पॉइंट्स बेटा इम तो याद छु थावन, इम तो पत एंट्रेंस में गलत छु गसा, स्किप छु गसा। तो ये बेटा एक फीमेल है, ये बेटा एक मेल है, इनके बीच में मेटिंग हो रही है। ये बेटा अब यहाँ पे 22X oogenesis, ये 22X oogenesis, ये बेटा शब्द स्पर्मेटोजेनेसिस 22X एंड 22Y। जो मेल होता है प्लीज बेटा, वो अपना एक्स क्रोमोसोम बेटा डॉटर्स को देता है, मगर वाई क्रोमोसोम बेटा वो सन्स को देता है। सो दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि बाप अपना एक्स क्रोमोसोम, बाप का एक्स क्रोमोसोम कभी भी सन्स को नहीं मिलता है। बाप का सन्स को बाप का खाली वाई क्रोमोसोम मिलता है, इसे याद था वो। क्योंकि बेटा जब यहां गेमीटो बेटा अब स्पर्मेटोजेनेसिस हुई और यहां से स्पर्मेटोजेनेसिस हुई, इतना आख एग, इतना ओवम, इतना स्पर्म। जब बेटा ये एग इस स्पर्म के साथ मिलेगा, आज बनना 44XX, तो ये जाइगोट आगे जाके क्या बनेगा, फीमेल। सो दैट मींस कि फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम मां का होता है और दूसरा एक्स क्रोमोसोम बाप का होता है। मगर जब हम मेल को देखते हैं, मेल बनेगा ना, ये एग इस स्पर्म के साथ मिला, ये बनना 44XY। नीचे बेटा जूम कीजिएगा, कॉर्नर में मैं इसको दिखा रहा हूं। सो दैट मींस कि सन जो है उसमें एक्स क्रोमोसोम आया होता है मां से और वाई क्रोमोसोम बाप से। तो यहां पे अब हमने क्या निचोड़ निकाला, निचोड़ ये निकाला कि बेटी में, लड़की में, जो लड़कियां बेटा मेरा लेक्चर सुन रही है उनमें है ना 44XX, उनमें एक एक्स मां से आया है, दूसरा एक्स बाप से आया है। मगर जब लड़का जो लेक्चर सुन रहा है इंक्लूडिंग मी, हम मेल है, तो मेल्स में एक्स क्रोमोसोम मां से आया होता है, वाई क्रोमोसोम बाप से आया। सो बाप अपना एक्स क्रोमोसोम कभी भी सन्स को देता नहीं है, ये पॉइंट याद था। So male can not transmit his X chromosome to his sons. इस पॉइंट पे बेटा आप नजर रखिएगा, इसलिए मैंने इसको एनसर्कल किया। तो आज बेटा हम लेक्चर को यही रोकेंगे, तो कल बेटा हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स की डिजीजेस पढ़ेंगे, हीमोफिलिया पढ़ेंगे और रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे, और उसकी बेटा प्रॉब्लम्स भी आपको पढ़ाई जाएगी। अभी बेटा 5 मिनट के बाद मैं असाइनमेंट डाल रहा हूं सेक्स डिटर्मिनेशन की, तो उसको मेहरबानी करके आज ही निपटाइएगा। 10-15 मिनट उसको लगेंगे, उन 30 क्वेश्चंस को अभी कीजिएगा मेहरबानी करके।
तब तक बेटा सारे सलामत रहिए और पढ़िए टेंशन के बगैर। एग्जाम होगा आपका तो इंशाल्लाह बेटा इस साल मेरिट भी थोड़ा बहुत नीचे जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अच्छी तरह से बच्चों ने प्रिपरेशन नहीं की, तो इससे बेटा घबराने की कोई जरूरत है। आप अपना काम कीजिएगा, रिवीजन अच्छी तरह से अपना कीजिएगा, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह पाक आपको बेटा कामयाबी दे। तब तक बेटा कल तक इंशाल्लाह मुझे इजाजत दीजिए। कल मैं क्लास लूंगा, संडे को मैं रेगुलर क्लासेस आपको लूंगा इंशाल्लाह। समझ में आ गया? और बेटा हम पूरा कोशिश करेंगे बह करना सर जॉलजी रिवीजन बह दिमो तह सारसी जॉलजी बेटा नव सर अख रिवाइज बह दिमो तह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खोचुन कह बामरुन इंशाल्लाह। ओके बेटा बैठो, खुदा के हवाले।